वेलकम टू द झकास बॉलीवुड। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान। बॉलीवुड और इंडस्ट्री में जो होता है एवरी डे, वो बताता है आपको फिल्म्स टुडे। तो दोस्तों, आज मैं फिल्म टुडे की बात इसलिए कर रहा हूं कि फिल्म्स टुडे के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव साहब आज हमारे स्टूडियो में है। बड़ी मुश्किल से ये पकड़ में आए हैं, और यही नहीं बल्कि शिक्षा दान अभियान फेडरेशन के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो राजेश श्रीवास्तव साहब का। राजेश साहब, आपका झकास बॉलीवुड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और झकास बॉलीवुड के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, आभार। और मैं सबसे पहले आरिफ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुला के एक झकास बॉलीवुड में एक मौका दिया। और सबसे पहले मैं आपको एक बधाई में देना चाहता हूँ कि आप जो इंडियन लोकलाइक के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाले हैं आप, और आप जो संस्थाओं में जो 35 नंबर पे आपकी गिनती आ रही थी, आज सेकंड नंबर पे आ गए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे ऐसे कार्य करते रहें। लोगों की भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, आप मेहनत करके लोगों के लिए काम करें। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। दोस्तों, जो बात राजेश श्रीवास्तव साहब ने कहा है, उसमें हकीकत यह है कि हमारी 32 संस्थाएं हैं फेडरेशन की। 32 में से हम 2 साल पहले, 1 साल पहले 32वें नंबर पर थे, लेकिन लॉकडाउन में जो ऊपर वाले की मेहरबानी से आइला एसोसिएशन का जो नाम हुआ, तो वो अभी दूसरे नंबर पर हमारी आइला एसोसिएशन आ गई। इसके लिए आपने जो मुबारकबाद दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेश भाई। और सबसे पहले तो हम झकास बॉलीवुड और इंटायर टीम की तरफ से, झकास बॉलीवुड की इंटायर टीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है, जो लंदन से आपने इतना बड़ा अवार्ड लेकर के आया है शिक्षा दान अभियान फेडरेशन के माध्यम से, कि ये हमारे लिए, सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि ये शिक्षा दान अभियान का आपको ख्याल कैसे आया और कैसे ये अवार्ड आपको मिला, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। शिक्षा दान अभियान फेडरेशन का जो हमने अभी गठन किया है कुछ दिनों पहले, लेकिन इस शिक्षा दान अभियान में 10 अक्टूबर 2018 से इसका शुभारंभ किया था हमने आदरणीय समाज सेवी अन्ना हजारे जी के साथ। अच्छा। मैंने पहला पोस्टर उन्होंने लॉन्च किया था, और उनको जब मैंने कंसेप्ट सुनाया तो उनको मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत सराहा। तो मेरे हौसले और बुलंद हुए, तो मैंने कार्य करना शुरू किया। कंसेप्ट मेरा सीधा था। अभी हाल में महाराष्ट्र गवर्नर साहब ने हमको बधाई दी है, परसों भी आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो बधाई दी है, अभी हमें हाल में आदरणीय हमारे रामदास अठावले जी ने बधाई दी है। तो सारे देश के लोग, बड़े लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर सब हमारे साथ जुड़ रहा है। तो कंसेप्ट ये है कि 2018 में जब हमने शिक्षा दान अभियान का शुभारंभ किया, तो कंसेप्ट ये लिया कि हम गरीब बच्चों की लिस्ट निकालते थे, जो बच्चे स्कूल में फीस नहीं भर पा रहे हैं, जो गरीब हैं, बिल्कुल मतलब स्थिति ऐसी है कि उनके खाने की भी तकलीफ है, तो बेचारे फीस कहाँ से भर पाएंगे घर वाले। तो हमारे दिल में आया कि हम ऐसा कंसेप्ट लाते हैं कि लोगों को फीस भरी जाए। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो हजारों एनजीओ हैं, लाखों एनजीओ काम कर रहे हैं, फिर भी देश में किसी को कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी हाल में 2016 में भारत सरकार ने 11,000 एनजीओ को रद्द कर दिया, इसलिए कि विदेशी फंड आता था, सब फंड लेके खा पी के सब खत्म कर जाते थे। लेकिन आम बच्चे को, जो निचला मतलब आखिरी नीचे तक बैठने वाला बंदा, जो पिछड़ा है बंदा, वहां तक किसी का कोई ना हाथ पहुंच रहा था, ना सहयोग पहुंच रहा था। तो मैंने क्या किया कि अभी सीधा साधा ये काम होगा, गरीब बच्चों की लिस्ट निकालेंगे और अपने संबंधित जो भी हमारे सरकार, फिल्म स्टार से लेके समाज सेवी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनको प्रेरित करता था कि भाई आप एक बच्चे की फीस आप भरिए, हमको नहीं चाहिए, बच्चे की फैमिली को नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसके स्कूल में आप ट्रांसफर करिए। क्या बात। वो अभियान मेरा शुरुआत हुई मुंबई स्तर पर, हमने शुरू किया, और ईश्वर की कृपा से कोरोना काल में 2 साल में हमने 400 बच्चों के लिए फीस भर दी। क्या बात है, क्या बात है। और डायरेक्ट पैसा भरा हमने, किसी का कुछ नहीं। उसके लिए मुझे आप लोग सब ईश्वर की कृपा से इतने लोगों की दुआएं लगी, तो फरवरी में मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत
और कि इतने कम समय में एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं। उसके बाद में लंदन में कुछ चर्चा हो गई मेरे नाम की। तो अभी हाल में जब लंदन से मेरा नाम उसमें आया नॉमिनेशन में, तो बड़ी खुशी की बात ये थी कि उस 15 साल के उस अवार्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट्स और बाकी सारे डिप्टी पीएम सारे अवार्ड में आते हैं, कभी उन्होंने किसी भारतीय को सम्मान नहीं किया। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उन्होंने मेरा नॉमिनेशन किया। और बहुत मेरे लिए गर्व की बात यह है कि जब मैं अवार्ड लेने पहुंचा तो पूरे क्राउड में पूरे सम्मानीय व्यक्ति जो अच्छे लोग बैठे थे उसमें सिर्फ अकेला भारतीय मैं था। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद में जब मेरा सम्मान, जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मैं उसमें बहुत भावुक था। मतलब मेरे आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन अपने आप को मैं रोका कि मैं इतने गर्व से अधिभूत अनुग्रहित हो चुका था। क्योंकि जब सम्मान हुआ मेरे बारे में 2 बार शिक्षा दान अभियान के बारे में जब एंकर ने सबको बताया और जो मुझे अवार्ड दिया गया, उस समय 50 कंट्री के लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उस समय मुझे भावुकता से मैं बिल्कुल रोने वाला था। मुझे यही लगा ये मेरे लिए नहीं, मेरे भारत के लिए। क्या बात है, क्या बात, बहुत। तो मैं बहुत गर्व महसूस किया कि हमारा देश आज इस मुकाम पे है कि लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, सुना है हमने कि वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो जज थे उनकी चेयर पर आपको ले जाकर बिठाया गया, ये क्या होता है? वहाँ पे जब शिक्षा दान अभियान का एक कंसेप्ट पे जब वहाँ पे लोगों से मीटिंग हुई और वहाँ पर मैं दूसरे दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पे विजिट करने के लिए गया, लेकिन कोरोना काल के चलते हर सेक्शन खुला हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे जाने का मौका मिला, हमको बड़ा रिस्पेक्ट से ले जाया गया। वहाँ पे रेडबैक्स लिमिटेड की चेयरमैन है डॉक्टर रेणुराज। अच्छा, वो इंडियन है लेकिन प्रेजेंट टाइम ब्रिटिश नागरिक है। जब उनको मालूम चला तो उन्होंने हमसे मीटिंग ली और मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने मेरा बड़ा रिस्पेक्ट किया, सम्मान किया और मुझे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में ले जाके मेरा विजिट कराया। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट, जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मतलब लंदन के सुप्रीम कोर्ट ऐसा इंटरनेशनल है। हाँ, इंटरनेशनल है। जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इंडिया की केस होते हैं, लेकिन वहाँ का सुप्रीम कोर्ट में तो मतलब 50 कंट्री के केस वहाँ पे आते हैं। तो जब वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने मेन जज की कुर्सी पे बैठकर मेरा सम्मान किया, मुझे बैठाकर। कि मैंने बोला अरे यार दीदी ऐसा क्यों? बोले नहीं है, यू आर डिजर्व पर्सन। ओए क्या बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। और वहाँ के मिस्टर जॉन स्मिथ मुझे मिले, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी कुछ हैं। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि राजेश जी, यू आर लकी पर्सन बिकॉज यू हैव मिस्टर मोदी। मुझे मतलब किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मोदी जी के बारे में एक बात कही कि यार कुछ भी हो जाए, आपके देश में एक मोदी जी हैं जो पूरा देश को संभाल के बैठे हुए हैं। तो शायद किस बात पे उन्होंने कहा, मुझे एहसास नहीं इस बात का, लेकिन बहुत अच्छा गर्व लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई तारीफ करता था। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए कि हमने आपके वीडियो की कुछ क्लिपिंग देखी थी, तो उसमें देखा था कि जब आपको जब अवार्ड से नवाजा गया, उसके बाद में फिर सब लोग एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सारे अंग्रेज लोग भी उसमें थे, कुछ अफ्रीकन भी थे। उस बीच में आप भोजपुरी डांस कर रहे थे। मुझे उस समय मतलब जब सारे लोग ये डांस कर रहे थे स्टेज पे और स्टेज के भर गया था, फिर ऐसा नंबर आ गया था कि स्टेज में लोग डांस नहीं कर पा रहे थे, तो सारे अंग्रेज सारे विदेशी लोग ऐसे राउंड बना घूम रहे थे। उस बीच में मैंने बोला कि मैं भी भारतीय हूँ, मुझे भी डांस आता है जी। मतलब मैं कभी डांस करता हूँ तो मेरे घर वाले हंसते हैं, मजाक बनाते हैं मेरे बच्चे, लेकिन मैंने बोला आज मजाक बनने तो अंग्रेजों को क्या मालूम कौन सा डांस कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर आपने इसको हाईलाइट कर दिया। हाँ, तो मैंने वहाँ की जो लाइबेरिया की प्रिंसेस थी मिसेस एसन और बाकी सारे जो अंग्रेज महिलाएं और जेंट्स जो भी थे, फिलहाल जो भी फॉरेनर थे, उनके बीच में मैंने उनके गाने उनका था और मेरा बहुत स्टेप था।
तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे मजेदार बात हुई कि वहां से लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो वहां से देख रहे थे मेरे बच्चे आए और घर में खूब तालियां बजा के आसपास वालों को इकट्ठा करे, बोले सब कुछ मेरे बाप को अवार्ड मिल रहा है, लेकिन उसका डांस तो देखो तुम। बहुत अच्छा लगा और सब लोग खुश हुए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा ये तो हो गए। चलो भाई, आपको लंदन में मतलब इंटरनेशनल लेवल के अभी आप शख्सियत बन गए, बड़े मुश्किल से आपको ढूंढ कर निकाला गया, बड़े मुश्किल से आपका टाइम मिला, ये बड़ी बात है क्या। और दूसरी बात ये है कि फिल्म्स टुडे मैगजीन जब शुरुआत हुई थी तो उसके ओपनिंग में भी हम थे मौजूद, और उसके बाद में उसके कितने पेजेस आए तो उसकी पार्टी में भी हम मौजूद थे, कई फिल्म स्टार आए। तो इसमें अभी तक की कौन कौन से फिल्म स्टार्स को आपने इनवाइट किया और कौन कौन से लोगों ने आकर के आपका साथ दिया, और आज फिल्म्स टुडे जो है तो इंडस्ट्री की नंबर 1 मैगजीन बन गई है, तो ये इसका कुछ क्या मंत्र है वो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उस समय यहाँ पे आदरणीय B.R. चोपड़ा साहब जीवित थे उस समय। हाँ। ये बात है 2005 की। उससे पहले भी मैं पत्रकारिता करता था, लेकिन मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, एक मैगजीन में, क्राइम मैगजीन में एडिटर भी था। लेकिन 2005 में जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैं इंटरव्यू करने के लिए गया था B.R. चोपड़ा साहब। B.R. चोपड़ा साहब मेरी फर्स्ट फिल्म स्टूडेंट मैगजीन की लॉन्चिंग होने वाली थी, उस समय ही पहला इंटरव्यू मैंने उनसे लेने गया था। अच्छा। तो B.R. चोपड़ा साहब से इंटरव्यू लेने गया, क्योंकि वो बहुत इज्जत करते थे पत्रकारों। हाँ, वो खुद जर्नलिस्ट रहे थे। मतलब लाहौर से आने से पहले वो जर्नलिस्ट थे, इंडिया आने से पहले, मतलब जब बंटवारा नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, खाया, और उसके बाद देखा जाए तो मैंने उनका इंटरव्यू नहीं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बेटा कैसे क्या, और मतलब मैं दुबला पतला सीधा साधा सा आज भी लगता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें कही, मुझे एक बात बहुत प्यारी कही। उन्होंने बोला, देख राजेश, शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में आया, उसने किसको पकड़ा? हेमा मालिनी को, एस चोपड़ा को, हमको। उसकी नजर बड़े लोगों के पे थी, आज वो शाहरुख खान बन गया। क्या बात। और एक दूसरा उन्होंने किसी का नाम लिया, नाम लेना अच्छा नहीं, उसने बोले उसको पकड़ा, सेम थे, लेकिन वो कहाँ है, वो कहाँ है। बात छोटे बड़े की नहीं है, बात है आपके टारगेट की। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट, आपकी सोच। तो बेटा जीवन में टारगेट बड़ा रखना, अगर इंडस्ट्री में टिकना है, काम बड़ा करना, छोटे लोगों को मिला के काम करो, लेकिन काम बड़ा करना हमेशा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बहुत, और मुझे इस बात की खुशी थी कि इंडस्ट्री में आते आते B.R. चोपड़ा साहब जैसे, B.R. चोपड़ा साहब बोले थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उनकी फिल्म जब बागवान की शूट हो रही थी तो चोपड़ा साहब जिंदा थे। मैं उनको बोला, सर मुझे अमित जी से मिलना है, तो हंसने लगे, तो ले आए नहीं हो तुम अमित जी से मिलना चालू किया, हमसे मिले ना, तो हमने सर मिलवाओ ना। बोले ठीक है, मैं रवि बोलता हूँ। रवि चोपड़ा साहब को बोला उन्होंने। रवि चोपड़ा साहब ने फिल्म स्टूडियो में, फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही थी हेमा मालिनी जी की और अमित जी की। रवि चोपड़ा जी ने मुझे अमित जी से मिलाया। वो तारीख, आज की तारीख, अमित जी का पर्सनल नंबर लिया, परसों भी अमित जी ने मुझे बधाई दी है। ओहो, क्या बात। लंदन के अवार्ड के लिए डायरेक्ट मैसेज, मैं उनको जब भी कोई खबर करता हूँ कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे बधाई के लिए जो जरूर मैसेज करते हैं। उनका बड़प्पन है, वो उनका बड़प्पन है, मैं कुछ नहीं उसके साथ। तो खैर, यही मेरा फिल्म स्टूडियो का एक जो शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी। सबसे पहली बात बताऊं, फिल्म स्टूडियो की जब पहली लॉन्चिंग हुई थी हमारी 2006 में, तो उसका लॉन्च करने वाले पाकिस्तानी और पूरे विश्व के सबसे बड़े गजल गायक गुलाम अली साहब ने की थी। क्या बात है, क्या बात है। और मजेदार बात थी कि मैं गुलाम अली साहब को नहीं जानता था। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो थी और मेरे शाम को उस दिन इवेंट था, उसी में बप्पी लहरी, उदित नारायण, कुमार सानू सारे इनवाइट थे। तो रिकॉर्डिंग में पहुंचा, मुझे किसी मिलवाया, अरे मैं गुलाम अली साहब बैठे, मैं उनके पैर छुए, तो बोले बेटे अपने सर आज शाम को मेरा इवेंट है और आपको मेरा इन्वाइट करता हूँ, कहाँ है? बोले मैंने सर ऐसा है रॉक बॉटम में। बोले अच्छा ठीक है। और मुझे नहीं उम्मीद थी वो आएंगे, लेकिन शाम को वो मेरी इवेंट में आए। क्या सरप्राइज था। मैं बोले हे गॉड तू क्या कर रहा है? गुलाम अली फर्स्ट लॉन्चिंग मैंने, फिर सारे सिंगर जो थे सब खुश, गुलाम अली साहब आए। आहा,
सबसे बड़ी बात तो कि आपको स्टार्टिंग में जो बात कही बी आर चोपड़ा, ये लीजेंडरी, मतलब इतने लीजेंड हमारे इंडस्ट्री, आपको सबसे पहले तो बड़े लोगों के ही आशीर्वाद मिला, जैसे बी आर चोपड़ा साहब, गुलाम अली साहब और अमित जी जैसी शख्सियत। तो ये सबसे ये तकदीर वालों का खेल होता है, नहीं तो लोगों की चप्पलें घस जाती है साहब अमित जी तक पहुंचने के लिए, बी आर चोपड़ा साहब तक के पहुंचने के लिए। तो ये अपने आप में आप वो एक लकी शख्स मानता हूं मैं कि इतने जल्दी आप इन शख्सियतों से रूबरू बैठ कर के बात किया आपने। हमको खुद को कई बड़े लोगों से मिलने में कई साल लग गए। तो बहरहाल ये तो बात ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इनको हम जानते हैं, राजेश भाई को कम से कम 20 सालों से। 20 सालों में हमने ये देखा है कि ये मुंह से जो बात कहते हैं वही बात उनके दिल में होती है। इनको घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। ऐसा ही मैं भी हूँ और मुझे भी घुमा फिरा करके बात करती। ये गधे को गधा ही बोलते हैं, घोड़े को घोड़ा बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये काला और गोरे के बारे में बताते, बल्कि ये सच को सच ही बताते हैं। इसीलिए हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। और इनकी सबसे बड़ी आदत है कि ये अभी आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हैं, लेकिन कदम अभी भी इनके जमीन पर है। तो इसका क्या राज है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया के पूरे विश्व के उस खुशनसीब लोगों में से चंद लोगों से मैं हूँ। दुनिया के मतलब सारे खुशनसीब लोग, हर धरती पे हर व्यक्ति पैदा हुआ जो हुआ है वो अपने आप नसीब लेके आता है, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को लाखों करोड़ों में खुशनसीब इंसान ये समझता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी बात, जीवन में कोई आज तक कोई बुरा इंसान नहीं मिला। ओह, क्या बात है, क्या बात। कभी भी मुझे किसी व्यक्ति से इस धरती पे अभी तक तो शिकायत नहीं हुई, और ईश्वर करे अभी तो 50% निकल गई, आगे देखा जाएगा, लेकिन कभी शिकायत हो गई नहीं, क्योंकि अभी तक किसी से शिकायत नहीं आई और आगे मैं शिकायत मौका नहीं दूंगा लोगों को। अच्छा, एक बार हम मीटिंग में बैठे थे, आपके साथ बात कर रहे थे, आपके डैडी ने आपको कुछ ऐसी बात कही थी। हाँ। आसमान की और जमीन के बारे में। वो क्या थी थोड़ा? तो वो मैं बताऊं, मैं कक्षा 9 में या 8 में पढ़ता था। तो मैं आपको बताऊं, अरे भाई, सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी गौरव इस बात का है मेरा कि मैं उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में पैदा हुआ हूँ, और जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह जैसे कापुरी कांड के शहीद क्रांतिकारी पैदा हुए। ओह, क्या बात है, क्या बात। और उससे बड़ी बात गौरव की मेरी ये रही है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ जहाँ पे वो पढ़ा करते थे। ओह, क्या बात है। 1925 में जो उनकी पढ़ाई थी वहाँ पे, मैं तो 91 में पढ़ा हूँ। और उसके बाद बताऊँ कि जब मैं 9th में आया तो मैंने देखा कि इतना बड़ा कॉलेज है, इतने बड़े महान लोग पढ़ाई करते थे, यहाँ पे एक मूर्ति नहीं है। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से और प्रशासन से झगड़ा करके कैसे भी परमिशन लेके मैंने वहाँ पे मूर्तियों की प्लानिंग किया। अच्छा। खैर वो बहुत सी कंट्रोवर्सी बातें हुई, लंबी हो जाएगी कहानी। तो लेकिन मैंने, हमारे प्रिंसिपल ने परमिशन नहीं दिया, तो हमने कॉलेज के बाहर प्रोग्राम किया, अशफाक उल्लाह जी का जन्मदिन मनाया। हजारों बच्चे, कॉलेज के सारे टीचर मेरे प्रोग्राम में खड़े थे गेट पे, लेकिन प्रिंसिपल नहीं आया। चले दोस्तों को हमसे क्या दुश्मनी थी मालूम नहीं। और शहर के उस समय 92 में उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई थी अपना भाजपा की। उस समय हमारे एमएलए मंत्री जी बन गए थे, सुरेश कुमार खन्ना जी, वो आए, डीएम आए, एसपी आए, सब आए। उसको शाम को जब मैं आया, अपने प्रोग्राम खत्म करके घर पे बैठा था, तो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा कि ये लड़का छोटा सा है, मंत्री सबको बुला ले रहा है, तो कमाल कर रहा है। तो बैठे बैठे उन्होंने एक बात पहली, राजेश तुम अच्छा काम कर रहे हो और तुम मेरा नाम रोशन कर दिए। और लेकिन एक बात बता देता हूँ कि जीवन में हमेशा अपना दिमाग जो है आसमान पे रखना और पैर जमीन पर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जब आप दिमाग आसमान पे रखेंगे तो हमेशा ऊंचा ही सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे, और पैर जमीन पे रहेगा तो कभी गिरोगे नहीं, अपनों के बीच में रहोगे। क्या बात है, क्या बात है। तो उनकी गांठ बांध के उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मैं मुंबई के सपनों की नगरी आ गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी मेरा महाराष्ट्र राजभवन में कार्यक्रम था, मुंबई रत्न अवार्ड चीफ गेस्ट गवर्नर साहब थे, और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि रतन टाटा साहब ने हमको विशेष बधाई दी है। और उस कार्यक्रम में आदि गोदरेज साहब खुद आए, नीरज व्यास साहब आए, हीरा नंदानी साहब आए, उज्जवल निगम हिंदुस्तान के सबसे बड़े लॉयर वो, और बीएमसी कमिश्नर, सारे 29 अवार्डीज थे। तो मैंने मंच पे एक बात कही वहां पे, आपको बताना चाहूंगा। मैंने बोला कि मुंबई सपनों की नगरी, महानगरी, माया नगरी नहीं है।
मेरी नजर में कि जब मुंबई में आया तो मुंबई से मैंने अपना एक रिश्ता बनाया, बहन का रिश्ता बनाया। मुंबई से एक बहन का रिश्ता बनाया और मुंबई ने हमेशा वो प्यार दिया जो बहन एक भाई को देती है। क्या बात है, और क्या मैंने हमेशा मुंबई के लिए वही सम्मान का काम किया जो एक भाई को बहन की। क्या बात है, क्या बात है। तो वो मतलब एक छोटा सा एक इतना सा इंसान मुंबई आकर अपने सपने लेकर और बहन भाइयों का प्यार मिले, इसलिए तो मेरी बहन जो मुंबई को बहन बना लिया, इसलिए तो वो किसी फालतू आदमी को मेरे पास आने नहीं देती है। ओए क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये थे राजेश श्रीवास्तव। क्या आपने इनकी जुबानी सारी बातें सुन ली। आज जो डाउन टू अर्थ है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आज भी जमीन पर कदम है, और इनके बुजुर्गों की दुआएं हैं, इनके माँ बाप की दुआएं हैं, इनके पिताजी ने जो बात कही थी वो बात इन्हीं के नहीं, अगर हमने भी गाढ़ बांध ली इस बात को तो समझ लो हम कभी भी जो है तो जमीन पर ही रहेंगे, भले कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए। तो दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, हर एक को अपना बना के चलता है, कोई कैसे लगाए उसकी कद का अंदाजा, वो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं राजेश श्रीवास्तव साहब से, और आप इसी तरह से जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षादान अभियान, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। और दोस्तों बता दूं कि अभी 4 दिन हुए, 4 दिन पहले मैंने 4 लोगों के नाम दिया था शिक्षादान अभियान के माध्यम से। मैंने इनको वो जो गरीब बच्चे जो फीस नहीं भर पाते, जितनों के नंबर दिया था उन सबको पैसा पहुंच गया। एक बार ताली हो जाए। जो लोग बेचारे नहीं कर पाते, और जहां भी अगर लगे आपको कि आप वाकई में मजबूर है, जब एकदम लाचार है, फीस नहीं भर पा रहे, कोई गरीब माँ बाप है, जो भी है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो प्लीज हमसे या राजेश श्रीवास्तव से कांटेक्ट करें, और हो सके तो हम भी कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि कोशिशें कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म समभाव को लेकर के, ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई धर्म विशेष की कोई मदद, सभी धर्मों की। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, काट नहीं, मैं बताना चाहूँ, हो सकता भूल जाऊँ। सबसे बड़ी बात है मेरे इस अभियान की कि जात पात प्रांतवाद भाषावाद से अलग मेरा ये अभियान है, हमारा अभियान है। आज देखिए एक उत्तर रांची में, झारखंड रांची में, एक उत्तर बिहार यूपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कुछ नहीं, रांची में एक बैठा हुआ एक गरीब बच्चे की फीस एक मुंबई का एक पाटिल भरता है। ओए होए क्या बात है, महाराष्ट्र में भरता है, महाराष्ट्र में भरता है। और मुंबई के अंदर एक मुस्लिम परिवार की गरीब बच्ची की फीस उत्तर प्रदेश का एक पांडे भरता है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये अभियान की ताकत है, कोई जात नहीं, पात कुछ भी नहीं, ये धरती, ये दुनिया, ये सब हमारी है। कहने की बातें, देश सबसे पहले, दुनिया की छोड़ दी, सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है। और इस देश के लिए दोस्तों किसी की जात पात पे ना आए, किसी के नेताओं की बात पे ना आए। आप सिर्फ देखिए कि इस देश को आजाद कराने में जितना हाथ बिस्मिल का था उतना ही अस्पाक का था। क्या बात है, क्या बात है। इस देश में किसको प्यार नहीं किया, इस देश में अब्दुल कलाम, आदरणीय अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने, उन्हें पूरी दुनिया में ऐसी अग्नि छोड़ी थी कि उसका मुकाबला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। राजेश श्रीवास्तव साहब आपको सैल्यूट है, हमारे एंटायर टीम की तरफ से, झकास बॉलीवुड की पूरी टीम की तरफ से और आइला ग्रुप की तरफ से। आपने जो लोगों को मदद करने की बात कही थी उन्होंने उनकी कर दी, और अभी भी कई लोगों के नंबर हम आपको भेजेंगे, और आप उम्मीद है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको ये शो कैसा लगा, राजेश श्रीवास्तव साहब की सोच कैसी लगी, उनका अभियान कैसा लगा, और फिल्म्स टुडे मैगजीन के बारे में बताया, और शिक्षा अभियान के बारे में। सबसे बड़ी बात, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का शिक्षा। शिक्षा होंगी, शिक्षक होगा तो ही देश चलेगा, वरना ये देश अनपढ़ रह जाएगा। तो कैसा लगा इसमें आपको कमेंट देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों सोच बदलो देश बदलेगा। जय हिंद।